ओके हमारे पास पार्टीशन फंक्शन को कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। इसमें यह है कि आपके पास ये मैंने गूगल से एक पीडीएफ लिया जिसकी हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम जब ट्रांसलेशन मोशन किसी मोनोटॉमिक गैस की लेते हैं तो उसमें हमारे पास हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो एवरेज बराबर होता है एवरेज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास जो ये वाला रिलेशन जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी, और हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ई के, ये बेसिकली बराबर होती है 3/2 के बी टी के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने जब हम लोग के बी की फॉर्म में लिखते हैं, टी की फॉर्म में, आपको पता है ये दो तरीके से लिखे, पी वी इक्वल टू एन के बी टी लिखा जा सकता है और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाता है। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल हमें पता है कि एक मोनोटॉमिक गैस है, उसकी जो एनर्जी होती है वो 3/2 के बी टी हम लेते हैं। अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक गैस हो, मतलब एक से ज़्यादा एटम वाली गैस हो जिसमें ट्रांसलेशन रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी हो, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम हमें ये कहता है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑन एवरेज इक्वली अमंग ऑल एनर्जेटिकली एसेसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है तब सबके अबाउट इक्वली एवरेजली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस तरह से कि मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशनल, बॉन्ड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, सब से जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब के अबाउट उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं देयर विल बी एन एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हाफ के बी टी। मतलब हाफ के बी टी एवरेज वैल्यू है थर्मल एनर्जी की जो हर कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएटेड होती है और वो आपके पास टोटल एनर्जी के अंदर आती है। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि आपके पास सिंपलेस्ट मॉडल है मोनोटॉमिक गैस का जिसमें आप ट्रांसलेशन एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं जो कि आपके पास इसके बराबर है सिंगल पार्टिकल की। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं पी एक्स पी वाई एंड सी पी जेड, उनके स्क्वायर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहती है, इट से देयर विल बी एन एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हाफ के बी टी एसोसिएटेड विद ईच कोऑर्डिनेट दैट शोज अप स्क्वायर्ड इन द टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन। मतलब आपके पास जिस भी कोऑर्डिनेट का स्क्वायर वाला आ रहा है उससे रिलेटेड एक थर्मल एवरेज थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड होगी हाफ के बी टी के बराबर। जैसे यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसमें आपके पास पी एक्स पी वाई एंड पी जेड 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके स्क्वायर अपीयर हो रहे हैं। तो पार्टीशन थ्योरम के मुताबिक आपके पास एवरेज थर्मल एनर्जी जो है वो हर टर्म के साथ एसोसिएटेड एक एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी मोनोटॉमिक गैस की। तो ई ट्रांसलेशनल टोटल क्या हो जाएगी, हाफ के बी टी इसका, हाफ के बी टी इसका, हाफ के बी टी इसका, तो 3 के हाफ के बी टी मतलब 3/2 के बी टी हो जाएगी। और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है वो सिंपल आप उसको मोनोटॉमिक गैस की वो 3/2 आर टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल टोटल एनर्जी के अंदर आपके पास ट्रांसलेशनल जैसे मोनोटॉमिक गैस में होती है और ट्रांसलेशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होती है, फिर इसके अलावा उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो रोटेशनल एनर्जी है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, अगर हम उसको इस तरह देखें तो ये आपके पास जो है इन्होंने आई बी ओमेगा बी स्क्वायर प्लस आई सी ओमेगा सी स्क्वायर, तो ये आई बी एंड आई सी जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और आई बी एंड आई सी जो है वो कंपोनेंट है एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, तो आपके पास जो है वो रोटेशन है बेसिकली आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल की, और उसकी ए बी सी अगर लेसपोज आपके पास 3 पॉइंट्स के अबाउट अगर आप उसकी रोटेशन देख रहे हैं तो इन्होंने कहा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, बाकी 2 पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया। और डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है जैसे आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप देखें तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के में अगर जहाँ पे आप ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल तीनों इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें आपके पास 3 स्क्वायर टर्म जो है वो ट्रांसलेशनल से आ रही है, 2 स्क्वायर टर्म जो है वो आपके पास रोटेशनल से आ रही है, इसी तरह 2 जो है वो वाइब्रेशनल से आ रही है। तो टोटल आपके पास 7 जो है वो टर्म्स आ गई। तो उनकी जो एनर्जी होगी वो 7 इंटू हाफ के बी टी और उनकी जो इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी वो 7/2 आर टी के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपके पास लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, मैं कहा कि सपोज आपके पास एक पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है जिसमें x नंबर ऑफ एटम है, 2 केसेस ले लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 ट्रांसलेशनल होंगी, 2 रोटेशनल होंगी,
लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और वाइब्रेशनल जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। तो 3x-5 इंटू 2, मतलब लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे आपके पास 2 एटम है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, -5 1, तो 1 इंटू 2 जैसे इस केस में 2 आया। तो x ये जो वाइब्रेशनल जो है वो स्केयर टर्म्स हैं वो इस फार्मूले से आ जाती हैं, 3x-5। और फिर अगर जितने x नंबर ऑफ़ एटम होते हैं तो जितने भी x होगा उस हिसाब से आप इसको पुट कर लें, और जो नंबर आ जाएगा उसको आप कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसको जब ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये आपके पास जो है वो थर्मल एवरेज एनर्जी होगी लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की, और इसी तरह उनकी इंटरनल मोलर एनर्जी होगी। और अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है तो फिर आप 3x-6 यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको लास्ट में जो भी पढ़ रही थी, हमारे पास हीट कैपेसिटी जैसे देख रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था तो हमारे पास हीट कैपेसिटी उस हिसाब से चेंज हो रही थी। तो हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, लीनियर जो होता है मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, उसमें आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो 2 दूसरे एटम के साथ अगर उसने बॉन्ड बनाया हुआ है तो 180 डिग्री का एंगल हो। तो जो स्ट्रेट लाइन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके पास लीनियर होते हैं जिनमें 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास जो नहीं होगा 180 डिग्री का एंगल तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक और चीज़, और हमारे पास ओके खैर, अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होगा। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है पार्शियल U बाय पार्शियल T, ठीक है। तो हाउ डज पार्टीशन थ्योरम प्रेडिक्ट्स टू प्रेडिक्ट, मतलब कैसे हमें हेल्प करेगा हीट कैपेसिटी प्रेडिक्ट करने के लिए। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है वो हम 3/2 RT, जैसे हमने सिंपल मोनोटॉमिक गैस के लिए ली थी, उसको भी रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। तो जैसे आपके पास डिफरेंट मोनोटॉमिक गैसेस के लिए आपको गिवन है। डायटोमिक गैसेस है तो उसका पार्टीशन, उसका जो UM आया था वो 7/2 RT आया था। तो उस हिसाब से आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे तो आप उसकी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, ठीक है। मेजर्ड हैज़ बीन लोअर देन द प्रेडिक्शन बाय वैल्यू क्लोज टू R, ठीक है। मतलब ये मेजर्ड वैल्यू है और ये वाली जो हीट कैपेसिटी हमारे पास आई है ये काफ़ी ज़्यादा है। इस केस में हमने जो कैलकुलेट की थी वही आई है, लेकिन इस केस में हमारी डिफरेंट आ रही है। तो आपके पास एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इक्विपार्टीशन थ्योरम अज्यूम थर्मल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल टाइप ऑफ मोशन, जितने भी टाइप ऑफ मोशन है उनके अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, चाहे रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशन है। It did not escape attention of Boltzmann, Maxwell and others that equipartition theorem could give right answer vibration rotation contribute to heat capacity were dropped. Okay. अब यहाँ पे आपके पास क्या, it did not escape attention of Boltzmann, Maxwell and other, तो उसमें हमारे पास क्या है that partition theorem, equipartition theorem could give right answer if vibrational rotation contributes to heat capacity were dropped. मतलब ये कि पार्टीशन फंक्शन उस वक्त आपको सही आंसर देगा अगर आप रोटेशनल और वाइब्रेशन की वजह से जो हीट कैपेसिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन आ रही है अगर आप उसको ड्रॉप कर दें। मतलब आप सिर्फ अगर ट्रांसलेशन देख रहे हैं तो ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशन के केस में वो सही नहीं दे रहा। तो उस बोल्ट्जमैन ने ये सोचा कि एनर्जी जो है ना वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को शायद ट्रांसफ़र नहीं हो सक रही, और लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन उसे नहीं मिल रही थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखा ट्रांसलेशन से 3/2 RT, फिर इन्होंने कहा रोटेशनल से RT, और फिर उसके बाद 6 - R RT, मतलब बेसिकली ये आपके पास किसके लिए आ रही है 6 - 5 RT, ये सब कहाँ से आ रहा है। 3/2 RT तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है वो रोटेशनल से ट्रांसलेशन से आ रहा है, ठीक है। तो 2 मोड हैं इसके वाइब्रेशनल के और 2 रोटेशनल के हैं। तो अच्छा, रोटेशनल के तो खैर उस पर डायटोमिक मॉलिक्यूल की उस बात पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से RT और RT हमारे पास आ गया। तो मैंने कहा कि लेट्स सपोज अगर हम इसको
ड्रॉप कर दें एक को, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ से ये इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा आंसर जो है वो कुछ हद तक बेहतर आ रहा है, ठीक आ रहा है, उसके क्लोज आ रहा है जो मेजर वैल्यू है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, क्वांटम इफेक्ट्स क्या है इन क्वांटम मैकेनिकल, मॉलिक्यूल कैन ओनली बी फाउंड इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट, स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मोशन, कि किस टाइप की मोशन है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है या ट्रांसलेशनल है, स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स जैसे वाइब्रेशन के बीच में एक्सीड KBT एट रूम टेम्परेचर, मतलब जब आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के दरम्यान जो स्पेशन वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन, एनर्जी लेवल के दरम्यान में स्पेसिंग और एनर्जी को आपने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं तो उस रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास थर्मल एनर्जी इतनी नहीं है कि वो आपके पास वाइब्रेशनल मोड को एक्साइट कर सके। तो विद नो एबिलिटी टू एक्साइट डायनामिक पॉलीमोलर वाइब्रेशन गैस हैज लोअर हीट कैपेसिटी देन प्रेडिक्टेड, क्योंकि अब हम प्रेडिक्ट करें कि तीनों की वजह से होनी चाहिए क्योंकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि असल में ऐसा नहीं हो रहा। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर उस टेम्परेचर के ऊपर यहाँ वाइब्रेशनल मोड जो है वो एक्साइटेड नहीं हुए हुए, रोटेशनल और ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो ग्रेटर अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट जो आप प्रिडिक्ट करें इक्विपोर्टेशन थ्योरम के बेसिस पे उसके क्लोज आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। तो आपके पास क्या है, क्वांटम इफेक्ट क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस में क्या है, वेरी लो टेम्परेचर वी कैन लूज रोटेशनल मोशन कंट्रीब्यूशन टू द, इवन अगर लोअर टेम्परेचर बहुत हो जाए तो रोटेशनल मोड भी लूज़ हो जाते हैं। तो हमारे पास ये इफेक्ट है। क्वांटम इफेक्ट लीड टू स्टीप लाइक हीट कैपेसिटी फॉर गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि पहले से ट्रांसलेशनल मोड है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर रोटेशनल भी ऐड हो रहे हैं, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वाइब्रेशनल भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास गैसेस का हो गया। तो अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो हम लोग यूज़ करते हैं कि पार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी को प्रिडिक्ट करने के लिए हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, अनलाइक सिचुएशन इन गैस फेज एंड सॉलिड वी एक्सपेक्ट नो ट्रांसलेशन मोशन, सॉलिड के अंदर हम कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकते। रोटेशनल मोशन भी अगर हम सपोज कर लें कि नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ना हो क्योंकि इतनी अच्छी एजम्पशन नहीं है। और फिर इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशनल मोशन जो है वो एक वही है जिसके पास सारी थर्मल एनर्जी होगी। तो हर एटम जो होगा सॉलिड के अंदर उसकी वाइब्रेशनल मोशन होगी इन 3 डायमेंशन। तो उसमें सबसे 3 काइनेटिक एनर्जी की कंट्रीब्यूशन आ जाएंगी, 3 पोटेंशियल एनर्जी की, और हर किसी में एक स्क्वायर्ड का टर्म की कंट्रीब्यूशन होगी। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम ये प्रेडिक्ट करता है कि उनकी थर्मल एनर्जी 6.5 kBT, तो मतलब 3 kBT आ जाएगी। और फॉर 1 मोल ऑफ गैस और एटम्स इन सॉलिड प्रेडिक्ट्स उसकी इंटरनल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट आपके पास ये आ जाएगी। काउंटर इफेक्ट कॉजेज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये आपके पास बेसिकली हीट कैपेसिटी डू लॉन्ग एंड पीरियड रूल है फॉर द हीट कैपेसिटी। तो सॉरी ये वैसे हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इसमें आ गया था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड डिफरेंट है, लेड है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, डायमंड है। तो काउंटर इफेक्ट कॉजेज द सॉलिड टू डिक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो मतलब आपके पास हीट कैपेसिटी सॉलिड की डिक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। वाई डू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, और ये लिमिट है बेसिकली, डू लॉन्ग पीरियड की लिमिट है। कहा कि डिफरेंट मटेरियल जो है वो इसी लिमिट को क्यों पहुंच रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो ये आप सर्च करें कि ऐसा क्यों है, क्यों हर जो आपके पास ये जो लिमिट है ये इसी लिमिट तक क्यों जा रहे हैं, और मतलब जा तो रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स क्यों जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या रीज़न है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो इस लिमिट तक जा रहे हैं। डिफरेंट मटीरियल डीज डू लॉन्ग पीरियड लिमिट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड आपके पास इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्लेन हो गया कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इक्वी पार्टीशन थ्योरम को तो इस फाइल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी हद तक। तो लेट मी थिंक, ओके मैं इसको भी कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ गैस व्हिच इज enclosed in a box. Try to imagine that quantum mechanics has not been invented, so that particle design classically. The particle can be thought of as perfect elastic ball which bounce off in each other and the walls of the container. You can imagine the atom as if they were golf balls in a tiled bathroom, bouncing off the balls and really colliding
with each other. At each instant, every ball is at a particular speed, moving with a well-defined velocity. Our aim is to get a complete description as possible of the particle and the gas using this mental picture. To classical physicists, momentum is continuous variable with component this and this, each of which is continuous. Let us mentally slice up the x, y, and z component momentum into a tiny interval of width this. Now make up little box in momentum space. We can allocate the momentum of each particle to one of these boxes, and each such box is labeled according to some scheme. Perhaps a particular box labels at 83, so we can denote this is quantum known as space. Similarly, we can slice up the x, y, and z component position vector r into tiny interval with this, making up little boxes in real space. Then allocate the position vector of the particle to one of these number boxes. In this way, we can assign the microstate of a gas or particle for the collection of number. ओके यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है, उसकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर उसकी जो आपके पास स्टेट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड मोमेंटम. तो with the counting the first vector the position and momentum of the first particle, next one the second, and so forth. This seem to be very precise description of microscopic state of the system. It is particularly precise if we can make the boxes in real space and momentum space. And in the space and momentum space smaller and smaller without limit. Okay, can we do this? The answer is no, we cannot measure both the position and momentum at the same instant. Nature frustrates our attempt to do this. In the language of quantum mechanics, this is known as the uncertainty principle. We say that there is a fundamental lack of precision in the simultaneous measurement of position and momentum of a particle. This is one of the central idea of quantum mechanics. Of course, this restriction was unknown to classical physicists like Boltzmann and Gibbs. Even so, there was a fundamental problem with the classical picture which gave a foretaste of quantum mechanics. Suppose a particle is trapped in a box and we try to specify exactly where it is inside the volume. We slice the volume of the box into tiny cells so the position vector can be labeled by discrete index j. As the cell gets smaller and smaller, the number of cells increases. In the limit, the cell becomes infinitely small. There is an infinite number of them because there is an infinite number of places where each particle could be. The degeneracy of the microscopic state is infinite, for the particle would be in any one of the infinite number of places. This makes the entropy infinite. The calculation of the quantum become nonsense unless we stop dividing the cell at some stage. To avoid this difficulty, we can treat the momentum position vector as discrete quantity as described above. Each particle associated with a little box in real space and a box in momentum space. The momentum vector is mentally divided up into tiny cells in momentum space. Thus, is into little boxes with momentum having component in the range this, and this. In the same way, we divide a position vector into tiny boxes in real space with position this. These tiny cells in real space and momentum space when combined are called phase space. The particle exists in box is in phase space. Okay, तो एक्चुअली आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास फेज स्पेस आपके पास बेसिकली क्या है, जिसके अंदर आप बहुत पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम की मतलब आपने की हेल्प से आपने सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन किया. मिसाल के तौर पे आपके पास एक वन डायमेंशनल वर्ल्ड अ सेल इन स्पेस फॉर वन पार्टिकल कोरिस्पोंडिंग टू रीजन वेयर द कोऑर्डिनेट पी एक्स दिस एंड एक्स दिस. अगर वन डायमेंशन में आप बात करें इन फेज स्पेस में तो उसका एक्स वेरी करे एक्स से एक्स प्लस डी एक्स तक और पी एक्स वेरी करे पी एक्स प्लस डी पी एक्स तक. द पार्टिकल इज मेजर्ड आउट इन फेज स्पेयर ओवर एन एरिया एच एंड एच इज़ अ कॉन्स्टेंट. ईच एरिया इन फेज स्पेस कैन बी लेवल सेपरेटली बाय इट्स मोमेंटम. तो अगर आप एरिया एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली मोमेंटम एंड पोजीशन की फॉर्म में करेंगे. And we then sum over all the possible values of this in phase space and give this to give a very finite value W. Okay, from L and W one can calculate the entropy. The absolute value for the depend on the choice of H. It is possible to measure changes in the entropy, but what cannot measure the absolute value of entropy. For example, the heat capacity involves the small change in entropy when we add a bit of heat to a system, causing the temperature to rise. Entropy changes are independent of phase. We can calculate the heat capacity and get sensible result. This is what classical physicists did. It is one of the technique of the classical statistical mechanics. Okay, जो चीज़ हमारे पास मुझे लगेगा कि ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगी. अभी फ़िलहाल थोड़ी सी बैकग्राउंड ही है. A more sophisticated way of calculating thermodynamics is through the partition function. For example, a one-dimensional world, the partition function for one particle. यहाँ पे हमारे पास है जिसमें इन्होंने बेसिकली नॉर्मली तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है जो कि ई रेज़ टू पावर माइनस ई
P/kBt है। E जो है अगर आपके पास फंक्शन है पोजीशन एंड मोमेंटम का और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस में प्लस इन्फिनिटी डी एक्स पे, इसी तरह डी पी एक्स पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/h, क्योंकि एक्चुअली आप एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर एरिया को आप डिवाइड भी करेंगे। तो ई पी एक्स एनर्जी पार्टिकल टर्म्स में पोजीशन एंड मोमेंटम, दिस कैन इजीली बी एक्सटेंडेड टू सिस्टम विद मोर देन वन डायमेंशन और विद मोर देन वन पार्टिकल्स। Consider the various terms which can appear in the expression for the energy of the particle. Energy, the particle kinetic energy, translation, rotation, and energy associated with vibration. Let us consider a general coordinate q together with its momentum, conjugate momentum. The part of energy of the system associated with this variable is of the form this. ठीक है, एनर्जी अगर इस तरीके से रिलेट कर रही है तो क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द कैलकुलेटिंग z, अगर आप z को कैलकुलेट करें तो फिर आप ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें एंड देन फिर आप उसे सॉल्व करें तो आपके पास z इस तरह के आ जाएगा। तो द फ्री एनर्जी फिर आप -kBt ऑफ z से कैलकुलेट करने और फिर उससे हम लोगों के पास एंट्रोपी आ जाएगी। इट इज स्टेट और शो दैट सच अ टर्म इज द एनर्जी प्रोड्यूस अ कंट्रीब्यूशन टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ kB। इसमें हमने ये सपोज किया कि अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 0। In contrast, if say alpha is 0, then the integral over q must be over a finite range that is bounded for z is infinite, so the q tangent from to the k/2. Okay, and the same calculation gives a contribution to the heat capacity at constant volume of kB/2. तो इक्विपार्टीशन थ्योरम बेसिकली मैं स्टेटमेंट तक आना चाह रही थी इक्विपार्टीशन थ्योरम के, वो ये हमें कह रहा है कि दस एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम बॉडी कंट्रीब्यूट्स अ क्वाड्रेटिक, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एक क्वाड्रेटिक टर्म होती है ऑफ अ कोऑर्डिनेट और मोमेंटम टू द टोटल एनर्जी। वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी हो सकती है और मोमेंटम की फॉर्म में भी हो सकती है। उसकी एसोसिएटेड एनर्जी होती है जो kBt/2 होती है और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास kB/2 जो है वो हीट कैपेसिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स वन ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म इन द एनर्जी, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक टर्म एनर्जी में आ रही होती है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मिसाल के तौर पर वाइब्रेशन मोड की एनर्जी अगर आपके पास ये है तो इस केस में आपके पास जो क्वाड्रेटिक टर्म है इन द मोमेंटम इन द कोऑर्डिनेट, सो इट हैज़ मतलब एक एक्स की फॉर्म में और एक मोमेंटम की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर आप हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो आपके पास जो है वो हीट कैपेसिटी जो है वो उस पर डिपेंड करेगी कितने नंबर्स टर्म है एनर्जी में और विच आर क्वाड्रेटिक इन ईदर द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मोमेंटम की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आपके पास मोनोटॉमिक गैस है जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए। तो देयर 3 क्वाड्रेटिक टर्म, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कंट्रीब्यूशन टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर एटम दिस है। और अगर आप ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रही होती हैं, ठीक है, तो CP कैलकुलेट करना है तो आपने R को ऐड करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इफ द पार्टिकल इन डायटोमिक, the particle is diatomic, there is one mode of vibration with 2 degree of freedom and 2 rotational mode corresponding to 2 degree of freedom. Why there are 2 rotational mode? To specify the rotational mode वाला I omega वाला मैंने आपको बताया था। To specify the orientation of molecule needs only 2 एंगल, क्योंकि 2 एंगल के रिस्पेक्ट से आप उसकी रोटेशन को अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। सो देयर आर 2 कॉन्जुगेट मोमेंटम, फिर 2 एंगल और उससे रिलेटेड 2 कॉन्जुगेट मोमेंटम हो गए। एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएटेड में रोटेशन इज क्वाड्रेटिक इन दिस मोमेंटम, वो जो 2 मोमेंटम है उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी। तो इस तरह से 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन क्या हो जाएंगे, तो हाई टेम्परेचर पर कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इसके बराबर है। और एट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास जो है कांस्टेंट प्रेशर इसके बराबर है। अगर पार्टिकल ट्रायटोमिक हो जाएगा तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जो सेंटर ऑफ मास है मॉलिक्यूल का वो 3 स्पेशल डायरेक्शन में मूव कर सकेगा और हर मोमेंट डायरेक्शन से रिलेटेड कॉन्जुगेट मोमेंटा होगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्वाड्रेटिक होगी तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे ट्रांसलेशन मोशन के। अगर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हमें 3 एंगल्स चाहिए उसकी ओरिएंटेशन को मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई करने के, तो 3 कॉन्जुगेट मोमेंटा रोटेशन से रिलेटेड हो जाएंगे। तो अगर एनर्जी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही तो बट इट इज़ क्वाड्रेटिक इन ईच ऑफ द 3 कॉन्जुगेट मोमेंट देयर आर 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल जो है 3 एटम है तो इसका मतलब है 9 काइनेटिक एनर्जी टर्म्स होनी चाहिए विच आर क्वाड्रेटिक इन मोमेंटा। तो इस तरह से वी हैव काउंटेड फॉर 6 ऑफ देम, सो देयर मस्ट बी 3 वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी।
विद पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कम, तो इस तरह से उसकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। और कॉन्ट्रीब्यूट्स पर मॉलिक्यूल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी कितनी होगी 6 kb। और अगर आपके पास उस मॉलिक्यूल के पास कोई सिमेट्री है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। देयर आर 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ 1 मीटर फॉर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वी नीड 2 एंगल टू स्पेसिफाई ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, hence there are 2 rotational degree of an atom for coming from the kinetic energy of rotation. It follows that there must be 4 vibrational mode of molecule corresponding to 8 degree of freedom। ठीक है, तो आपके पास हाँ, क्योंकि द 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन पर मॉलिक्यूल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नोटिस दैट द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल अफेक्ट इट्स हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ में हमें इंक्लूड होगी। द सिंपल सम रिफ्लेक्ट द क्लासिकल पिक्चर रिलेटेड द मोड्स गेट फ्रोजन आउट एज द गैस इज कूल्ड। मतलब जितना आप गैस को कूल करते जाते हैं तो हायर मोड फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, वो स्पेसिफिक हीट या टोटल एनर्जी से बाहर निकलते जाते हैं। एज द टेम्परेचर इज लोअर फर्स्ट द मोड ऑफ वाइब्रेशन, सबसे पहले वाइब्रेशन फ्रोजन होते हैं, फिर रोटेशनल स्टॉप होते हैं, एंड फाइनली ट्रांसलेशन स्लो डाउन हो जाती है और सिस्टम लिक्विफाइज हो जाता है और स्टॉप हो जाती है जब लिक्विड बिल्कुल फ्रीज हो जाता है।